हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। हर वीक की तरह इस वीक भी फिर से हाजिर हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस जारी रहेगी अपनी जब तक कि एग्जाम नहीं आ जाता। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कोई एक अन्य से अलग है। चार ऑप्शन है अपने पास। इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो किसी न किसी बात में बाकी के तीन से अलग है। तो कौन सा हो सकता है वो? जैसे पिट्यूटरी, थैलेमस, अग्नाशय और यकृत। ठीक है, पिट्यूटरी, थैलेमस, अग्नाशय और यकृत। तो आप ध्यान से देखेंगे कि पिट्यूटरी, अग्नाशय और यकृत ये तीनों तो ग्रंथियां होती हैं, लेकिन थैलेमस ग्रंथि नहीं होती है, ब्रेन का भाग होता है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप के किस भाग में मूंगफली का तेल संग्रहित रहता है? पत्ती, कंद, बीज पत्र और जड़। कौन से भाग में रहता है? मूंगफली के संदर्भ में बताना है आंसर। तो मूंगफली का जो प्लांट होता है उसकी बीज पत्र वहां बनती है, मूंगफली का दाना वहां से मिलता है अपन को तेल। ठीक है, बाकी के तीन गलत रहेंगे। निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षी लार में पाई जाती है? भाई हमारी लार में प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है IgA, MDE ये नहीं पाई जाती। IgG भी पाई जाती है लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखी, ओनली IgA है ऑप्शन में। तो सही जवाब हो जाएगा IgA, लार में पाई जाती है प्रतिरक्षी। क्वेश्चन का लेवल 12 तक हो सकता है, क्योंकि सिलेबस में क्लियर दे रखा है नोट में कि क्वेश्चन का लेवल 12 तक हो सकता है। अब तो एग्जाम भी पीछे चला गया है, तो तैयारी और अच्छी होनी चाहिए। जो भी 12 तक के लेवल के क्वेश्चन है वो सभी अपने क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम जैव कीटनाशी जिसको व्यापारिक स्तर पर निर्मित किया गया था वह है? भाई प्रथम जैव कीटनाशी कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जो सूक्ष्म जीवाणु वाला हमने टॉपिक किया था उससे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो प्रथम जैव कीटनाशी जिसको व्यापारिक स्तर पर निर्मित किया गया था वह कौन सा है? मोरफिन, स्पोरिन, एंडोसल्फान, डीडीटी। तो एंडोसल्फान और डीडीटी नहीं है, मोरफिन भी नहीं है, स्पोरिन स्पोरिन है जो प्रथम जैव कीटनाशी जिसको व्यापारिक स्तर पर निर्मित किया गया था। ठीक है, यह उस बीटी जीन की तरह होता है जो बैसिलस थ्यूरेंजिसिस है उसी की तरह होता है और लैब में निर्मित किया गया था। ठीक है, भारत में सर्वाधिक रेशा उत्पादक फसल कौन सी होती है? तो जूट। जूट भारत में सर्वाधिक रेशा उत्पादक फसल होती है, रुई, फ्लेक्स, शीशम नहीं होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन जूट का होता है जो कि रेशा है। ठीक है, आहार नाल के स्तरों का अंदर से बाहर की तरफ सही क्रम बताना है। भाई आहार नाल में चार स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए दो स्तर, तीन स्तर और चार स्तर। ठीक है, अब अंदर से बाहर की तरफ जाना है, ऐसे ऐसे जाना है और स्तरों के नाम बताने। तो आपको पता होगा सबसे अंदर होता है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा होता है सेकंड पे। ठीक है, और फिर थर्ड पे होता है पेशीय स्तर और फिर फोर्थ पे होता है सिरोसा स्तर। लेकिन ये बाकी सब गलत क्यों है? देखिए इसमें फर्स्ट में दे रखा है सिरोसा, सिरोसा सबसे बाहरी होता है जबकि अपन को अंदर से जाना है, ये गलत हो गया। सब म्यूकोसा नहीं होता है, म्यूकोसा होता है, और म्यूकोसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी में, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से एक यकृत का कार्य नहीं है। अब यकृत बहुत सारे कार्य करते हैं, अब इन चारों में से एक ऐसा कार्य है जो यकृत नहीं करता है। ध्यान से देखें, वसा पाचन यकृत का कार्य नहीं, रक्त शुद्धिकरण यकृत करता है, निरावशीकरण यकृत करता है, यूरिया निर्माण यकृत करता है। ठीक है, लेकिन वसा का पाचन कहाँ होता है? गट में, इंटेस्टाइन में। फाइलोक्विनोन कौन से विटामिन का सामान्य नेम है? तो विटामिन के का सामान्य नेम होता है फाइलोक्विनोन। डी का नहीं होता है, ई का नहीं होता है, B6 का नहीं होता है। ठीक है, विटामिन के का सामान्य नाम होता है फाइलोक्विनोन। तो सही जवाब हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक है? भाई रक्त के अंदर प्रोटीन पाई जाती है प्रोथ्रोम्बिन, उसके निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल विटामिन है विटामिन के। ठीक है, E B1A नहीं। ठीक है, हृदयी पेशियां होती हैं, कौन सी होती हैं हृदय पेशियां? ऐच्छिक होती हैं क्या? अनैच्छिक होती हैं हृदय पेशियां। रेखित होती हैं क्या? हाँ रेखित होती हैं हृदय पेशियां, अशाकित नहीं, शाकित होती हैं। तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, हृदय पेशियां ओनली होती हैं रेखित। निम्न में से पेशियों का गुण नहीं है। भाई पेशियां बहुत सारे गुण बताती हैं, जैसे संकुचनशीलता बताती हैं, उत्तेजनशीलता बताती हैं, संवहनशीलता बताती हैं, लेकिन गुलनशीलता पेशियां नहीं बताती, गुलती थोड़ी है पेशियां। तो पेशियों का गुण नहीं है यार गुलनशीलता, तो ऑप्शन डी सही जवाब। यीस्ट किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? यीस्ट किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? अमोनिया, एल्कोहल, दही, पेट्रोल। पेट्रोल के निर्माण में नहीं, दही के निर्माण में नहीं, अमोनिया के निर्माण में भी नहीं। ठीक है, यीस्ट का उपयोग होता है एल्कोहल के निर्माण में, ऑप्शन बी सही जवाब। मनुष्य का हृदय होता है, किस प्रकार का होता है मनुष्य का हृदय? गुलाबी होता है क्या? सही जवाब, चारों में गुलाबी दे रखा है। और मांसल होता है? यस, दो ऑप्शन रह गए अब। कठोर नहीं होता, मांसल होता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत। खोखला होता है? सही जवाब। शंक्वाकार होता है? सही जवाब।
इकहरा या दोहरा? दोहरा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुलाबी, मांसक, खोखला, शंक्वाकार और दोहरा परिपथ होता है मनुष्य का हृदय। निम्न में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीकृत रक्त लेता है? ऑक्सीकृत रक्त लेने से मतलब है कि बस वो ऑक्सीकृत रक्त लेता है, अनऑक्सीकृत रक्त उसमें इंटर नहीं करता। फेफड़े और गलफड़े जो है श्वसन ऑर्गन है। फेफड़े हमारे मनुष्य के श्वसन ऑर्गन है, गलफड़े गिल फिश के श्वसन ऑर्गन है, मछलियों के श्वसन ऑर्गन है। तो श्वसन ऑर्गन में आपको पता होगा पहले अनऑक्सीकृत रक्त इंटर करता है, फिर वहां पे उसको ऑक्सीकृत कर दिया जाता है ऑक्सीजन मिला के, और फिर वह बाकी के सभी ऑर्गन में जाता है। अनऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत से मतलब है, ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट, अनऑक्सीकृत का मतलब है ऑक्सीजन एब्सेंट, मतलब CO2 प्रेजेंट रहेगी। प्लीहा, प्लीहा कोई श्वसन ऑर्गन नहीं है, इसमें ओनली ऑक्सीकृत रक्त लेता है यार, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीलिया। जबकि फेफड़े और गलफड़े दोनों प्रकार का रक्त लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत दोनों प्रकार का लेते हैं। निम्न में से कोई एक अन्य से अलग है? लाल मिर्च, काली मिर्च, कोकोआ, दालचीनी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि लाल मिर्च, काली मिर्च और दालचीनी ये सब क्या है? मसाले हैं, मसाले। लेकिन कोकोआ क्या है? पेय पदार्थ है, कोकोआ कॉफी। निम्न में से तंत्रिका कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तंत्रिका कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? एक्सोन नहीं, प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट प्रेजेंट होता है, न्यूरोलीमा प्रेजेंट होता है। तंत्रिका कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूरोलीमा बोलते हैं, लेकिन जो सार्कोलीमा है यह तंत्रिका कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। सार्कोलीमा कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल कोशिका में। मसल कोशिका की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। हार्मोन होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं क्या केमिकली, या स्टेरॉइड होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। हार्मोन तीनों प्रकार के होते हैं केमिकल नेचर। जैसे अमीनो एसिड का उदाहरण ले तो इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन। स्टेरॉइड का एग्जांपल ले जैसे टेस्टोस्टेरोन। प्रोटीन का एग्जांपल ले तो जैसे इंसुलिन। तो तीनों प्रकार का केमिकल नेचर होता है हार्मोन का। वृद्धि हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि द्वारा किया जाता है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है, जबकि इन तीनों द्वारा नहीं, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का उदाहरण है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किसे कहते हैं? भाई गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का उदाहरण पूछा है तो आपको पता होगा FSH और LH को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, गोनाड से रिलेटेड होते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जबकि जो TSH है वह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नहीं होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH इन तीनों में है, दे रखा है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। अपना ऑप्शन हो जाएगा डी सही जवाब। जड़ मानवता रोग कौन से हार्मोन की कमी से होता है? भाई जो जड़ मानवता रोग है ना यह बच्चों में होता है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है यार, इसमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कोक्लिया शरीर के कौन से अंग से संबंधित होते हैं? कोक्लिया कौन से ऑर्गन में पाया जाता है इनमें से? आंख, कान, नाक, वृषण। तो कोक्लिया पाया जाता है कान में, ठीक है, आंख, नाक, वृषण में नहीं पाया जाता। निम्न में से कोई एक अन्य से अलग है? रतौंधी, ट्रेकोमा, कोर्टिसोल, मायोपिया। तो भाई निम्न में से जो कोई एक ऐसा है जो अन्य से अलग है किसी न किसी बात में, तो जो रतौंधी और ट्रेकोमा रोग है और मायोपिया ये तीनों आंख से रिलेटेड रोग है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रात में नहीं दिखता, ट्रेकोमा मतलब आंख से बहुत ही जलीय द्रव्य का सिक्रेशन होना, आंख का सूज जाना, ये तीनों आंख के डिजीज हैं। लेकिन कोर्टिसोल यह हार्मोन है अधिवृक्क ग्रंथि से सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। जीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जो प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखे, कौन सी प्रक्रिया है? उत्सर्जन नहीं, परिसंचरण नहीं, जनन नहीं। प्रकाश संश्लेषण ऐसा प्रोसेस है जो प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखता है। भाई जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है उसमें CO2 और H2O का उपयोग करती हैं पादप, और क्या बनता है? O2 गैस निकलती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रकार पादप CO2 और O2 का लेवल बनाए रखते हैं। पक्षमाप और कशाभिका के बारे में सत्य कथन है। भाई क्वेश्चन का लेवल जो है वह 12th तक हो सकता है, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन का लेवल 12th तक हो सकता है। अब एग्जाम भी पीछे चले गए हैं, टाइम भी है अपने पास, अब तो सफिशिएंट टाइम मिल चुका है, तो क्वेश्चन जो है 12th लेवल के हैं वो सभी क्वेश्चन अपन को लगाना जरूरी है, ठीक है। तो पक्षमाप और कशाभिका के बारे में सत्य कथन बताना है। पक्षमाप लंबाई में बड़े जबकि कशाभिका छोटी होती है, नहीं। पक्षमाप और कशाभिका क्या है? सीलिया और फ्लैजिला की बात हो रही है, सेल में पाए जाते हैं, सेल वाले चैप्टर से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो पक्षमाप लंबाई में छोटे होते हैं और कशाभिका बड़े होते हैं, ठीक है। पक्षमाप संख्या में कम जबकि कशाभिका अधिक, नहीं। पक्षमाप संख्या में अधिक होते हैं और कशाभिका कम होते हैं। सभी पक्षमाप एक साथ समन्वित गति करते हैं, सही जवाब। जबकि कशाभिका एक दूसरे से स्वतंत्र गति दर्शाती है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। कोशिका में गोल्गी इकाई का मुख्य कार्य क्या होता है? भाई ऊर्जा निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोटीन निर्माण RER करती है, कोशिका समन्वय केंद्र करता है, पदार्थों की पैकिंग और श्रावण गोल्गी इकाई का मुख्य कार्य होता है।
हरित लवक की क्रियात्मक इकाई होती हैं। ऑक्सीसोम, स्ट्रोमा और पेरोक्सीसोम ये नहीं होते हैं। क्वांटासोम सभी को पता है। निम्न में से जैव उर्वरक हैं, जैव उर्वरक मतलब जीव है जो उर्वरक की भांति कार्य करता है। फर्न, कवक, मार्स नहीं, एनाबिना नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है प्लांट को, तो जैव उर्वरक की तरह इसको मानेंगे। ठीक है। माइक्रोराइजा के बारे में कथन बताना है। माइक्रोराइजा क्या है? माइक्रोराइजा कवक मूल जाल, माइक्रोराइजा का मतलब होता है कवक मूल जाल। अब कवक मूल जाल मतलब कवक और जड़ों के मध्य जाल बनाता है। कौन सा? परजीवी संबंध होता है। कवक व जड़ों के मध्य परजीवी नहीं सहजीवी होता है। गलत, यह भी गलत। कौन सा संबंध होता है? कवक एवं जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध। कवक एवं जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत में सर्वाधिक रेशा उत्पादक फसल है। दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक रेशा उत्पादक फसल होती है जूट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चाय का वनस्पतिक नाम बताना है। पाइपर नाइग्रम, यह होता है काली मिर्च का वनस्पतिक नेम। कॉफी अरेबिका, अरेबियन कॉफी का वनस्पतिक नेम। लेकिन कैमेलिया साइनेंसिस यह चाय का वनस्पतिक नेम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। निम्न में से रेशा नहीं है। चार ऑप्शन है, इनमें से रेशा नहीं है। जूट है, फ्लेक्स है, मूंज है, ये तो तीनों रेशा निकले, तो फिर ऑप्शन कौन सा लग जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। यूस्टेशियन नलिका का मुख्य कार्य है। यूस्टेशियन नलिका का मुख्य कार्य कौन सा होता है? वायुदाब नियंत्रित करना, ताप नियंत्रित करना। वायु और भोजन के लिए सामान्य मार्ग कौन सा होता है? फेरिंग्स होता है। ठीक है। तरल का आदान प्रदान नहीं, सही जवाब हो जाएगा वायु का दाब नियंत्रित करना। ठीक है। यूस्टेशियन नलिका पाई जाती है कान से लेकर चलती है, कान से स्टार्ट होती है और अपने बक्कल कैविटी के अंदर जो आंतरिक नासा छिद्र हैं उनके ऊपर जाके खुलती है, तो ये वायुदाब नियंत्रित करती है। ठीक है, ताकि कान का पर्दा फटे नहीं। स्ट्रीट वायरस कौन सा वायरस मतलब कौन सा रोग करता है? स्ट्रीट वायरस रेब्डो वायरस को बोलते हैं। ठीक है, रेब्डो वायरस को स्ट्रीट वायरस बोलते हैं। इसलिए स्ट्रीट वायरस से कौन सा रोग होएगा? रेबीज, चिकनगुनिया, डेंगू और प्लेग नहीं। निम्न में से कोई एक अन्य से अलग है। मलेरिया, स्वाइन फ्लू, प्लेग, मरासमस। निम्न में से कोई एक अन्य से अलग, किसी न किसी बात में अन्य से अलग है। तो आप ध्यान से देखें, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और प्लेग ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां हैं, सूक्ष्म जीवाणु से होने वाली बीमारियां और संक्रामक बीमारियां हैं। जबकि मरासमस प्रोटीन कैलोरी की कमी से होने वाली बीमारी है और संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। कोशिका का साइटोसोल कहलाता है। साइटोसोल किसे कहते हैं? कोशिका का। भाई ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक और ये इसकी केंद्रिका, ये इसकी अंतःप्रदैवी जालिका। ठीक है, ये बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लाइसोसोम वगैरह, और ये डॉट 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 क्या है? इसका तरल पदार्थ। ठोस पदार्थ कौन हुए? ठोस पदार्थ हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदैवी जालिका। तरल पदार्थ कौन हो गए? ये डॉट डॉट जो बनाए हैं। ठीक है, ये बीच में केंद्रक है और ये सेंटर में केंद्रिका। अब कोशिका का साइटोसोल किसे कहते हैं? कोशिका का कोशिका द्रव्य, कोशिका के कोशिका द्रव्य का तरल भाग जिसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं है, लेकिन कोशिका जो है ना, ये इसके अंदर का तरल भाग, बस ये तरल भाग की बात कर रहे हैं और कोई ठोस पदार्थ नहीं है। मतलब कोशिका के अंदर से सारे ठोस पदार्थ को हटा दिया जाए तो तरल भाग बचेगा, उसी को हम साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। जिसमें कोशिका का, ऑप्शन नंबर बी और सी किसको कहेंगे फिर? तो बी के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें कोशिका द्रव्य, नाभिक व अन्य अंग शामिल हो। कोशिका द्रव्य भी प्रेजेंट हो, अन्य अंग भी प्रेजेंट हो, ये और नाभिक भी प्रेजेंट हो, तो इसको तो बोलेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के लिए बोली जाती है ये बात। सी, नाभिक को छोड़कर एक जीवित कोशिका के भीतर का भाग, अगर नाभिक को हटा दें कोशिका के अंदर बचा सारा भाग तो वह कहलाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म उसके लिए होता है। लेकिन साइटोसोल किसे कहते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य का तरल भाग जिसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं होते हैं। निम्न में से कोई एक अन्य से अलग है। नियासिन, लाइसिन, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल। ठीक है, ध्यान से देखिए तो नियासिन, कैल्सिफेरॉल और रेटिनॉल ये विटामिन के सामान्य नेम है। नियासिन, कैल्सिरॉल और नियासिन, कैल्सिफेरॉल और रेटिनॉल टेबल में जाके देखना आप, ये विटामिन के सामान्य नेम है। लेकिन लाइसिन, लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, यह विटामिन का सामान्य नेम नहीं है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है। भाई अंडे, दालें और मांस ये तो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होते हैं, लेकिन जो मीठे पदार्थ होते हैं जैसे शहद, गन्ने का रस, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। निम्न में से रेटिनॉल का प्रचुर स्रोत है। निम्न में से रेटिनॉल का प्रचुर स्रोत है। रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए का सामान्य नेम है। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन है? गाजर। ठीक है, अनाज, मिर्च, टमाटर, ये मिर्च और टमाटर तो विटामिन सी के, और अनाज विटामिन B1, B2 इनके, लेकिन विटामिन ए रेटिनॉल का प्रचुर स्रोत होती है गाजर। मानव में वह दांत जो काटने में मदद करता है, कृदनक, इंसिजर, काटने में सामने वाले जो दांत होते हैं,
4 ऊपर के 4 नीचे के कृदनक दांत काटने में मदद करते हैं, जैसे हम ककड़ी काटते हैं, कीड़ा काटते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे केला काट के खाते हैं तो कृदनक के द्वारा। रदनक क्या होता है? फाड़ने वाले दांत, जैसे गन्ना फाड़ते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक चबाने वाले दांत, ठीक है। लेकिन काटने वाला दांत कृदनक, इंसिजर। एक व्यक्ति में जन्म से अंगूठा नहीं है, इस व्यक्ति में समस्त अंगुलियास्थियों की संख्या बतानी। भाई जो अंगुलियां है ना, जिसको अपन टिप बोलते हैं, जिसमें अपन गिनती गिनते हैं, ठीक है, अंगुलियां, इन टिप की संख्या पूछी है एक व्यक्ति के अंदर। भाई एक हाथ के अंदर 14 टिप होती है, दूसरे हाथ में भी 14, इसी प्रकार पैरों में भी 14 तो टोटल कितनी होगी? 14 इंटू 4। टिप की संख्या पूछी है, 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितने होते हैं? 14 इंटू 4 कितने होते हैं? 56। 56 इसमें ऑप्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जन्म से एक अंगूठा नहीं है। अंगूठे में कितने होते हैं? 2 टॉप होते हैं। 56 में से 2 घटा देंगे तो 54। सही जवाब सी। मानव में एटलस अस्थि की संख्या कितनी होती है? एक एटलस अस्थि कौन सी बोलते हैं? जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम में पहली 7 अस्थियां ना, जिनको ग्रीवा अस्थियां बोलते हैं अपन, गले की अस्थियां, उनमें से जो पहली अस्थि है जो ब्रेन बॉक्स से जाके अटैच होती है, उसको बोलते हैं एटलस अस्थि। इसकी संख्या 1 होती है। मानव में निचले जबड़े की अस्थि को क्या कहते हैं? मानव में निचले जबड़े की अस्थि को कहते हैं मैंडिबल। मैक्सिला को ऊपरी जबड़े की अस्थि को बोलते हैं। पेलेटाइन कौन सी अस्थि होती है? जो तालू होता है ना मुख के अंदर, वहां पाई जाती है पेलेटाइन अस्थि। और हायोइड अस्थि गर्दन में पाई जाती है, यू आकार की, ठीक है। लेकिन मैंडिबल अस्थि निचले जबड़े की अस्थि। मानव में वृक्क उत्सर्जन अंग है, इसके अतिरिक्त भी अन्य अंग उत्सर्जन की भूमिका निभाते हैं। भाई वृक्क जो है वह उत्सर्जन तो अंग है तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन भी जो उत्सर्जन के कार्य करते हैं, जैसे फेफड़े CO2 बाहर निकालते हैं, और जल का ह्रास भी होता है लगभग 400 ml रोजाना। तो अच्छा सीबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, वेक्स वगैरह, पसीना बाहर निकलता है। यकृत भी अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो ये तीनों भी एज ए उत्सर्जन की तरह वर्क करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कोई एक अन्य से अलग है? भाई किसी न किसी बात में कोई ऐसा एक ऑप्शन है जो बाकी के 3 से अलग है। कौन सी बात है? देखिए यूरिया, यूरिया यूरिया आ रहा है इनके पीछे। ग्लाइकोसूरिया यूरिन से रिलेटेड है, हिमेटो यूरिया यूरिन से रिलेटेड है, और कीटोन्यूरिया यूरिन से रिलेटेड। ग्लाइकोसूरिया मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा, हिमेटो यूरिया मूत्र में आरबीसी की मात्रा, और कीटोन यूरिया मूत्र में कीटोन बॉडी की मात्रा। लेकिन डायरिया जो है वह दस्त लगना कहलाता है। तो बाकी 3 से अलग है डायरिया। मानव में वृक्काणु नेफ्रॉन की अभिवाही धमनिका की तुलना में अपवाही धमनिका का व्यास पूछा है। भाई अपवाही धमनिका किसे बोलते हैं? हमने जो उत्सर्जन वाला चैप्टर है उसमें वृक्क की स्टडी की थी। वृक्क की जो कार्यशील इकाई होती है जो मूत्र को छानती है वह कहलाती है वृक्काणु, नेफ्रॉन। ऐसी होती है जिसमें ऐसे नलिका चलती है, नीचे ये हेलने लूप, पीसीटी, डीसीटी, फिर संग्राहक नलिका में जाती है। अब इसमें जो वृक्क है बहुमन संपूर्ण, इसमें एक मोटी नलिका आकर खुलती है और एक पतली नलिका बाहर निकलती है जो रक्त लाती ले जाती है बाहर। लाती कौन है? ये अभिवाहिका, और ये अपवाहिका ले जाती है। तो अपवाहिका कौन सी हुई? पतली। तो अभिवाही धमनी की तुलना में अपवाही धमनी का व्यास कम। क्यों कम है? क्योंकि जब मोटी रक्त लेके आएगी और पतली रक्त बाहर ले जाएगी तो रक्त ज्यादा आ रहा है, निकल कम रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर बन जाएगा, और प्रेशर की वजह से मूत्र जम जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सहायक जनन ग्रंथि नहीं है? कोई सहायक जनन ग्रंथि नहीं है। प्रोस्टेट है, काउपर्स है, शुक्राशय है, लेकिन अग्नाशय, सी, ऑप्शन सी, अग्नाशय सहायक जनन ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब, सहायक जनन ग्रंथि नहीं है, यह प्राचक ग्रंथि है अग्नाशय, ठीक है। अंडे में पीतक की मात्रा के आधार पर मनुष्य के अंडे होते हैं। मनुष्य के अंडे पीतक की मात्रा पे कौन से होते हैं? अपीतकी बोलते हैं मनुष्य के अंडे को। पीतक बिल्कुल नगण्य, नाम मात्र का पीतक पाया जाता है, ठीक है। तो अपीत के अंडे बोलते हैं मनुष्य के अंडों को। मादा के अंडाशयों को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना कहलाता है। भाई मादा में जो अंडाशय है ना, उनको शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं? उफोरेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। वेसेक्टोमी क्यों नहीं बोलते? वेसेक्टोमी तो वास डिफरेंस को काटकर बांधना नर के अंदर, और ट्यूबेक्टोमी मादा के अंदर फेलोपियन ट्यूब को काट के बांधना, ठीक है। बद्धीकरण होते हैं ये। लेकिन ओफेरोक्टोमी अंडाशयों को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना। अंत शोषण के समय पसलियों तथा डायफ्राम की गति देखी जाती है। भाई अंत शोषण करो चाहे बहिः शोषण करो, पसलियों और डायफ्राम की गति देखी जाती है, ठीक है। लेकिन अंत शोषण के समय पसलियों और डायफ्राम की गति कैसी होती है? आप अंत शोषण कीजिए, मतलब सांस को अंदर लीजिए और सीने पे हाथ रखिए, तो आपकी जो पसलियां है वह ऊपर की तरफ उठेगी और बाहर की तरफ आएगी, मतलब आपकी जो वक्ष गुहा है वह फूल जाएगी, व्यास बढ़ा लेगी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ताकि जो आप श्वसन कर रहे हो, अंदर ऑक्सीजन ले रहे हो, वह ज्यादा आ सके अंदर, ठीक है, वायु इजीली अंदर आ सके। और डायफ्राम जो है वह नीचे की तरफ, उदर गुहा की तरफ गति करेगा। भाई ये आपका पूरा सीना, दर्द और उदर गुहा बना दी, ये सिर है आपका, ठीक है। ये डायफ्राम पाया जाता है, ये कहलाती है वक्ष गुहा और ये कहलाती है उदर गुहा।
तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, नाक के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो ये डायफ्राम ही नीचे की तरफ गति करेगा, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। डायफ्राम जो है उदर गुहा की तरफ गति करेगा, ऐसे उदर गुहा की तरफ, लेकिन पसलियां क्या होगी, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ। तो डायफ्राम उदर गुहा की तरफ गति करता है और पसलियां बाहर की तरफ गति करती हैं। बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि इसमें बताया पसलियां अंदर की तरफ नहीं, पसलियां तो बाहर की तरफ गति करती हैं। ये दोनों ऑप्शन गलत। ये गलत क्यों है? क्योंकि डायफ्राम वक्ष गुहा की तरफ गति करता है, डायफ्राम ऊपर थोड़ी गति करता है, डायफ्राम नीचे गति करता है उदर गुहा की तरफ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने मिलीमीटर ऑक्सीजन को परिवहन करता है? डायरेक्ट ध्यान रखिए, 1.3 ml ऑक्सीजन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहित की जाती है। वात स्फीति एक प्रकार का रोग है, इसके कारण मुख्यतः बाधित होने वाली प्रक्रिया क्या है? भाई वात स्फीति रोग होता है हमारे अंदर, और कौन सी प्रक्रिया बाधित होती है? ये श्वसन, पाचन नहीं, उत्सर्जन नहीं और परिसंचरण नहीं, श्वसन क्रिया बाधित होती है। वात स्फीति रोग क्या होता है? ये जो कुपिकाएं होती हैं ग्रेप्स की तरह अपने लंग्स में, इनकी दीवारें फट जाती हैं और ढंग से वायु यहाँ पर संवहनित नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये श्वसन से संबंधित डिजीज है, ठीक है। तो श्वसन क्रिया बाधित होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट वीक में फिर नए क्वेश्चन बना के नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं आ जाता है।